is saying you exist, you meaning God or the universe or whatever the poet is looking at. You exist because I exist. You see when I see. Now, this profound thought dates back to 600 years ago by what is possibly, why possibly, he is easily Gujarat's greatest poet philosopher, Narsi Mehta, with whom I have been obsessed for practically my entire career. So, Tushar bhai, let me ask you this. From that line, from Narsi Mehta in the 15th century to Tushar Shukla now, would you care to describe कि गुजराती पोएट्री का एवोल्यूशन किस तरह से हुआ? नरसिंह मेहता ये हमारे आदि कवि गुजराती के कवि के रूप में जिसे प्रथम कवि कहा जा सकता है। कंफ्यूजन उनके बारे में ये रहा कि ये भक्त हैं कि कवि हैं, पर जो भक्त होने के कारण उनका जो विजन था वो पोएट्री में आया, और पोएट्री ने ऐसे शिखरों को छू लिया है कि अभी वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल। वो आसान भी है, मुश्किल भी है, दोनों तरह से। आपने नरसिंह की कविता कोट की है, मैं हमारे श्रोताओं को भी ये भी बताऊं कि नरसिंह के पद, उसका ट्यून जो है, he was the first composer poet जिनकी रचनाएं गाई जा सकती थी एक निश्चित रूप में, एक निश्चित ढाल में, जिसे कहेंगे हम प्रभातियां। दैट इज मॉर्निंग जो टाइम का, वो भी अर्ली मॉर्निंग, उसमें ये गाए जाते थे। तो सभी रचनाएं उस हिसाब से और इनका एक विजन था, जब सुबह होती होगी गिरनार में या ऐसे छोटे सौराष्ट्र के कोई गांव में, तो उसका जो ग्रैंड्योर है, उसका जो एक मिस्टिक एटमॉस्फेयर है, उसके साथ रिश्ता, और ये सब का बनाने वाला कौन है, ये कौन चित्रकार है, ये सब कुछ जो कवि के अंदर होता होगा। अब वो है भक्त, तो उसने फिर वो परम तत्व के साथ वो रिश्ता जोड़ के, तो एक लाइन उसने बहुत अद्भुत कही है, चित्त चैतन्य विलास तद्रूप छे कौन अन ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे। ये जो कुछ भी हो रहा है क्या है, जो जो जीव में है, जो पिंड में है, वही ब्रह्मांड में है। तो वो इतना कॉस्मिक विजन जो आदमी ले आया, उनकी कविता तक तो पहुंचना किसी के बस का नहीं था, पर फिर बाद में सबने अपने हिसाब से, अपनी समझ से थोड़ी थोड़ी कोशिश की। चल, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि गुजराती कविता इस कम बहुत आगे आई है, और अभी एक्सप्रेशन की स्टाइल भी बदली बीच में, जबकि सारी दुनिया में एस्ट्रेडिज्म और सब चला। लोगों को वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा लगा कि नथिंगनेस जैसा भी था, ऐसा भी लगा कि लाइफ और अपना होना, एग्जिस्टेंस, माय बीइंग, उसका कोई क्या मतलब है, पल में सब कुछ बदल जाता है, नाश हो जाता है। तो वो फ्रस्ट्रेशन, ये परदेश में जिस तरह से हिप्पी वगैरह आए, जिन्होंने सोचा कि पल की जिंदगी है, पल में जी लो, तो उस समय में एक्सप्रेशन भी बदला और गुजराती कविता में भी बदला। तो एक लैंडमार्क पोएट आए, सुरेश जोशी। सुरेश जोशी ने भाषा की पूरी इबारत बदल दी और एक्सप्रेशन की स्टाइल बदल दी। पर हुआ क्या कि वो एब्सर्डिज्म, उस तरह का लिखना, सोचना, इससे गुजरात का ऐसा कोई अंदर से रिश्ता नहीं था। हमने वॉर देखी नहीं है, तो वो जो वो उधार की अनुभूति थी, वो लंबी नहीं चली, उसके साथ इतना ट्यूनिंग नहीं हो पाया हमारे श्रोताओं का, हमारे वाचक का। उसको लगा कि ये मेरा नहीं है, और फिर शायरों को, साहित्यकारों को भी लगता था कि हम किसी को समझाने के लिए नहीं लिखते, हम तो अपने आनंद के लिए लिखते हैं। कोई तो ये भी कहता था कि मुझे भी अभी तो समझ में नहीं आया, क्योंकि समझने की बात ही नहीं है, ये पूरी दुनिया ही कहाँ समझ में आ रही है। अब ये सब कुछ चला, उसमें गुजराती साहित्य ने भी एक दशक में शायद थोड़ा बहुत रंग बदला था, पर नाउ इट हैज कम बैक टू द ओरिजिनल फ्लो। अब चूंकि आप रेडियो से हैं, मैंने भी जीवन रेडियो में ही बिताया है और ये सदी भी कम्युनिकेशन की है, तो अब फिर से एक बार तय हुआ कि कम्युनिकेशन इज द की। मैं लिखूं या मैं बोलूं, आप पढ़ो या आप सुनो, और समझ में ना आए, मेरी बात आप तक पहुंचे नहीं, मेरी बात आपके दिल में अपने रूट्स डाल के फिर वहां पले, ऐसा अगर नहीं हो तो फिर वो कहने का मतलब नहीं है। तो फिर से
अब इस तरह से लिखा जाने लगा है कि नहीं भाई, कम्युनिकेशन तो होना चाहिए, समझ तो आदमी जो सुन रहा है, हमारा वाचक है या भावक है, वहां तक अपनी बात पहुंचानी तो चाहिए। बीच में तो कविता, नवल कथा, नवलिका, सब में ये ट्रेंड चला कि भाई हमें किसी को समझाना नहीं है। कभी कोई समान धर्मा ऐसा आदमी आएगा और पढ़ेगा, समझेगा तो समझेगा, और फिर बाद में समझ में आया कि ऐसा नहीं होता है भैया। जब जहाँ जिस स्थल काल में हम हैं, हम लिखते क्यों है, मेरी कविता मेरी डायरी से आप तक पहुंचती क्यों है, मैं चाहता हूं कि पहुंचे। तो जी मैं अगर चाहूँ कि ये कम्युनिकेशन, ब्रिज ऑफ कम्युनिकेशन, ये सर्कल ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट्स, वो कब जाके, जब आप समझो तब। तो आज का गुजराती साहित्य हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं उनकी जिज्ञासा के लिए इतना जरूर कहूंगा, अब आसान है, समझ में आए ऐसा लिखने वाले हैं। अब तो मेरे पीछे की भी अब तो दूसरी पीढ़ी तक अब तो यंग लड़के आ गए हैं लिखने वाले, और बहुत ही अच्छा कहते हैं। जी। इसके बावजूद भी आपको क्यों लगता है कि गुजराती भाषा जो है उस पे अक्सर ये कहा जाता है कि ये तो मर्केंटाइल लैंग्वेज है, मर्चेंट्स की लैंग्वेज है, कुछ खास उसमें न्यूआंसेस नहीं है, तो आप इतना कुछ देखने वाली बात है नहीं, बल्कि ये बहुत ही गलत बात है जैसे आप अभी बता रहे थे। तो ये जो छवि बन गई है गुजराती भाषा की, वो क्यों बनी है, और उसको तोड़ने के लिए आप जैसे लोग क्या कर सकते हैं? मैं कह रहा हूं गुजरात के बाहर। नहीं, हम लोग कोशिश यही करते कि शायद ये जो नई पीढ़ी है, हमारे यहाँ भी गुजरात में, और सबके मन में, उनके मम्मी पापा के मन में ऐसा हो गया था कि ये नौकरी, बिजनेस, पैसे कमाना, लाइफ को थोड़ा सेटल करना, उसके लिए ये इंग्लिश का जानना जरूरी हो जाएगा। अच्छा है, ये अगर कॉमर्शियली बहुत जरूरी होता हो तो एक व्यवहार भाषा के रूप में, लिंक लैंग्वेज के रूप में उसे इस्तेमाल करना चाहिए और उसे सीखना भी चाहिए। मैं अमेरिका हूं और फिर भी गुजराती में बोलूं तो नहीं चलेगा, फिर वो किसी दुभाषियों को साथ में बिठा के वो इमिग्रेशन ऑफिसर मुझसे बात करेगा, एंड दैट टू ही विल बी नॉट टू हैप्पी। उससे तो अच्छा है कि मैं टूटा फूटा अंग्रेजी भी बोल लूं तो ही विल बी फाइन विथ मी, कि चलो इतना तो आता है, कहीं भूला रास्ता नहीं पता चलेगा तो थोड़ा बहुत समझ लेगा। तो यहाँ तक अंग्रेजी का कोई विरोध नहीं है, पर चूंकि गुजराती अंग्रेजी के सामने थोड़ी सब स्टैंडर्ड है, ये जबान को थोड़ा, फिर ये अन्याय है गुजराती के साथ। मैं बार बार कहता हूं कि डॉलर के सामने अगर रुपया सस्ता हो जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि अंग्रेजी के सामने गुजराती सस्ती हो। बिल्कुल बिल्कुल। कोई जबान सस्ती नहीं होती, सबकी अपनी खूबसूरती होती है। ગુજરાતી મારી ભાષા છે, મારી માની ભાષા છે અને મારું ગૌરવ છે, તો હું એનું ગૌરવ કેમ ન કરું? પણ મારામાંથી જ જો એ ગૌરવ બોધ જતો રહે, મને જ એવું થવા માંડે, અમારી શાળાઓ એવું કરવા માંડે કે બાળકો જો સ્કૂલમાં રમતા રમતા અંદર અંદર ગુજરાતીમાં જો બોલે તો એને ફાઇન કરો. ફાઇન થાય એનોય વાંધો નથી, કારણ કે બાળક અંગ્રેજીમાં બોલવા માટે કોન્ફિડન્સ કેળવે એવી સ્કૂલની ઇચ્છા હોય તો એ કોમ્યુનિકેશન સ્કિલ માટે એને તમે એક રાખો કે ભાઈ ગુજરાતી નહીં, અંગ્રેજીમાં જ વાત કર, ધેટ ઇઝ ફાઇન. પણ એનો એક ખોટો મેસેજ એ જવા માંડે કે બાળકને એવું થાય કે અંગ્રેજી બોલવાની સામે જો ગુજરાતી બોલીએ તો એ દંડ કરવા જેવું અપરાધ છે, એ બરોબર નથી. એટલે અમે લોકો કહીએ છીએ કે આ તો નરસિંહની ભાષા છે, ઉમાશંકર જોશીની ભાષા છે, સુરેશ જોશીની ભાષા છે, મેઘાણીભાઈની ભાષા છે. એ ભાષાનું ગૌરવ આપણે નહીં કરીએ તો કોણ કરશે? એટલે કોઈનો વાંક નથી, ગુજરાતીઓનો જ વાંક છે. ગુજરાતી વેપારી છે ને, તમે સાચું કીધું, એ ગણિતનો માણસ છે, એને એમ લાગે છે કે આમાંથી ફાયદો શું? હવે ભાષા એવો કોઈ ઇમિડિયેટ ફાયદો ના કરાવે, પણ લાંબા ગાળે તમારા સંસ્કાર, તમારી સંસ્કૃતિ, તમારી ઓળખ, હું ને તમે ગુજરાતી છીએ, તમે અમેરિકામાં છો, અમેરિકાના વાસી છો, અમેરિકન છો, બધું જ સાચું, પણ તમે ને હું ગુજરાતીમાં વાત કરી શકતા હોય તો કેમ ગુજરાતીમાં પણ ન બોલવું જોઈએ? હિન્દી રાષ્ટ્રભાષા છે, આપણને બંનેને ફાવે છે, આપણા શ્રોતાઓને ફાવે છે, તો આપણે કયું કોમ્યુનિકેશન માટે તો અગત્યનું છે કે એવી ભાષાનો ઉપયોગ કરવો કે જેમાં વાત કરીએ તો સમજાય. પણ
એવું માનવું કે આ ભાષા ગુજરાતી એ જરા બરોબર ભાષા નથી, મને તો સાચા શબ્દો નથી જડતા, કારણ કે હું એ ભાષાને એટલી બધી મારી ભાષાને ચાહું છું. હું હંમેશા એમ કહું છું કે હું ભાષાને વાપરતો નથી, ઉપયોગમાં લઉં છું. બિલકુલ બિલકુલ. એટલે કહેવું હોય ત્યારે મારે જે કહેવા યોગ્ય હોય ને એવા શબ્દો મારી બાજુમાં આવીને ઉભા હોય છે, એમાંથી હું પસંદ કરીને એનો ઉપયોગ કરું છું. એટલે શેડ ડિફરન્સ છે ને એ પણ બહુ માઇન્યુટ અને મજાનો છે. તમે વિષ્ણુ સહસ્ર નામમાં વાત તો વિષ્ણુના જ 1000 નામની છે, પણ 1000 નામ શું કામ કર્યા? 1000 ને અર્થ જુદા છે. 1000 નો મૂળ અર્થ તો વિષ્ણુ જ છે. તમે સૂર્યના ઉપાસક, તમારી કુંડળીમાં કોઈ ગ્રહ નબળો, સૂર્ય દાદા સૂરજ ભગવાનનું સ્થાન નબળું છે કદાચ તમારા હોરોસ્કોપમાં, તો તમને તમારા જ્યોતિષ એમ કે તમારે સૂર્યના મંત્રમાંથી આ નામથી રોજ સવારે ભગવાનને અર્ઘ્ય પાણીનું ચડાવવું. હવે તમે સૂર્ય સૂર્ય કહો તોય એને ખબર પડવાની જ છે, કારણ કે એ સૂર્ય છે. પણ તમે કહો છો ભાસ્કરાય નમઃ, તો તમારા પ્રોબ્લેમ માટે સૂર્ય પાસે જતી વખતે ભાસ્કર શબ્દ એ કી છે. તો એટલા ફાઇનર ટ્યુન થઈ શકાય છે ભાષામાં, સાચા શબ્દોની ખબર હોય તો. હવે એવા જો શબ્દોની ફાવટ હોય તો આપણા જે અદ્ભુત સર્જકો ગુજરાતી ભાષામાં કામ કરે છે, તમે એમને વાંચો ત્યારે ખબર પડે કે અહીંયા આ શબ્દ જ હોત, આ શબ્દને ખેંચવી ના શકાય. Absolutely, absolutely. Like I said, माफ करिएगा मैं बीच बीच में बदलता रहूंगा क्योंकि मेरी कंपल्सन है मेरे ऑडियंस के लिए. To make the point a little broader, I have always believed for a long time from my teenage that a poet's job is essentially to illuminate. A poet is an illuminator, and then the poet steps back for the rest of the world to do within that illumination what they want to do. Do you agree with that characterization? हाँ, अब ये बहुत बड़ी बात होगी, वो सबके लिए शायद. आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल फॉर एवरीबॉडी, ईच एंड एवरीवन हु राइट्स अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से छोटा मोटा काम करते हैं. ये जो आपने, क्योंकि हमारी खुद की भाषा में और संस्कृत में कवि, उसको तो ऋषि कहा गया है जी. वो तो दृष्टा है, वो उसका विजन वो आगे देखता है, जो आने वाला है वो उसे सोच के पहले से कह देता है. अब वो सबके लिए नहीं हो सकता, पर ऋषि का स्थान वो है, कवि का स्थान, कि ही इज अ पोएट. वो पोएट वैसे भी मिस्टिक होते हैं. अब जगत की हर एक भाषा में आप देखिए, यू विल फाइंड सच ग्रेट पोएट्स, बट दे आर ग्रेट. पर वो बाकी के लोग कोशिश कर सकते हैं. मेरा लक्ष्य ये हो सकता है जी, मैं अचीव कर लूं उस पोजीशन को, फिर तो शायद बोलना बंद हो जाए. मुझे लगता है कि जब आदमी किसी चीज को देख लेता है ना एक बार, जिसे वो देखना चाहता है, दैट विजन, तो फिर बोलना बंद हो जाता है. गुजराती में बहुत अच्छा कहा है कि गूंगे साकर गली गड़ा में समझ समझ मुस्काए. अगर आदमी बोल नहीं सकता है और उसने मीठा खा लिया है और आप उसे पूछते हो कि भैया ये चॉकलेट कैसी लगी, वो बोल नहीं पा रहा है पर उसने चॉकलेट का मजा लिया है, वो समझा नहीं पाया कैसे कहूं. अब ऐसा है, अगर आपने वो बात देख ली एक बार, उसको देख लिया या उसको महसूस कर लिया बाहर अंदर, फिर बोलना धीरे धीरे कम हो जाता है. बोलते तो हम तब तक ही हैं जब तक उस रास्ते पर हैं, फिर पहुंच जाने के बाद कोई बोलता नहीं. तुषार भाई, जहां तक मेरी समझ है, जैसे जैसे भारत का शहरीकरण हो रहा है, वैसे वैसे भारत की जो भाषाएं हैं वो फ्रैक्चर्ड हुई जा रही है. जैसे अगर आप कहें तो ठहराव है भाषा में या नजाकत है भाषा में, मुझे लगता है काफी अभी चली जा रही है. देख नहीं पा रहे आप, जब शहर के लोगों को सुनते हैं तो लगता है कि ये तय नहीं कर पा रहे कि कैसे कहें, क्या कहें, कब कहें, और बीच बीच में शब्द कहीं और से आ जाते हैं. उनका जो कड़ी है उनके जज्बात और उनके लफ्जों के बीच, वो कहीं टूट जाती है. तो आपके हिसाब से, आपने तो इतने सालों से भाषा में काम किया, तो आपको क्या लगता है कि इसको वापस कैसे लाएं, ये ठहराव को कैसे वापस लाएं? ठहराव जीवन में ही नहीं है मयंक भाई. अगर में होगा तो जबान पे आएगा.
जी जैसा जी रहे हैं वैसा बोल रहे हैं, कैसा भागते हैं। हाँ हाँ हाँ। मैं अमेरिका पहली बार जब आया, न्यू जर्सी उतरा था, तो फिर तो वहां तो वो अपना ऑक स्ट्रीट पे तो मुझे हमारे गुजरात जैसा ही लगा। पर जब दोस्तों के साथ वो ट्रेन में बैठ के न्यूयॉर्क में धीरे से जब ऊपर आया, और मैं न्यूयॉर्क की गली में सड़क पे जब मैं खड़ा रहा और अमेरिका को देखा, मुझे लगा यही तो है यार, ये इसी को तो देखने आया हूँ। आई लव न्यूयॉर्क। मुझे आज भी अमेरिका में सबसे प्यारा लगता है। एब्सोल्युटली इतना फुल है, इतना भागते हैं लोग एक पल के लिए। द सिटी दैट नेवर स्लीप्स, ऐसा है, ऐसा भागने वाला शहर। फट 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 लड़कियां जिस तरह से चलती है, अपने पास से इतना स्पीड से गुजर जाती है, सबको सब अपने में है, और इतने कोई देख नहीं रहा किसी को। मेरे दोस्त ने कहा था कि हम लोग तो अब देखो, अभी तो हमारे सुनने वाले भी हमारे ही हैं, तो नेचुरली अब अमेरिका जाना है, तो घर से भी तैयारी करके जरा अच्छे कपड़े लिए थे, ये वो पहन के, और सोचा था कि यार ये पहन के न्यूयॉर्क में जब जाएंगे तब। अब वहां कोई देखता ही नहीं। मुझे कहा कि ये तुम जिस सीजन में आए हो, तुम देखो ये शॉर्ट्स पहन के घूमते हैं, और तुम ये अपना जैकेट चढ़ा के निकले हो। मैं बोला यार अमेरिका आए हैं तो बोले यहाँ वक्त नहीं है किसी के पास, सब अपने अपने में, सब मसरूफ है। ऐसे में जबान भी ऐसी, अंग्रेजी भी इतनी खूबसूरत है, पर यहाँ जो बच्चे बोल रहे हैं आपके यहाँ, मुझे थोड़ी बहुत तो समझ में आती थी, पर वो जिस तरह से बोलते थे, और उन्होंने अंग्रेजी जैसी बना दी है अपनी सुविधा के लिए। वो तो भाषा की अपनी विशेषता रहेगी, कम्युनिकेशन स्पीड से करने के लिए वो शब्दों को छोटा बना देंगे। अब वो अंग्रेजी में इस तरह से स्लैंग में या फिर ऐसे बोलते हैं कि आती हो अंग्रेजी तो भी पता नहीं चलता, प्रोनाउंसिएशन तो नहीं पता चलता, पर शब्द में भी फिर इसका क्या मतलब होता होगा। तो ये सभी जबान में है, गुजरात में, अहमदाबाद में, भारत में सब जगह है। सभी लोग यहाँ भी बड़े शहरों में इतना दौड़ते भागते हैं, बात भी कम करते हैं। पहले तो इतना अच्छा था, अहमदाबाद में नहीं, अपने सौराष्ट्र में आप आओ साहब, किसी को रास्ता पूछो वो घर तक छोड़ने आता है, बताएगा यहाँ से डाइन इन फिर बाइन इन, अरे चलो चलो आવું છું મૂકી જાઓ घर સુધી, અને એમાં પાછો રમેશ ભાઈ ને રમેશ ભાઈ ઓળખું, આપણને કે આટલું બધું, આટલો સમય પણ છે એની પાસે? હવે કોઈ પાસે સમય નથી, ભાષા પાસે પણ નથી, એટલે ભાષા કોઈ ભાષાને ટૂંકી કરવા માંડી। હવે તમે જુઓ કે આપણે કઈ ગુજરાતીમાં ભોજન કરવાની વાત છે, તો આપણે કહીએ કે સરસ શબ્દ તો જમવું, હું જમી લઉં, પછી બોલચાલમાં જમી સુધીનો શ્રમ નહીં ફાવ્યો આપણને, એટલે આપણે કહું ખાઈ લઉં। હવે સાચો શબ્દ કદાચ બોલવું હોય તો પણ ખાઈ છે, પણ ખાઈ બોલીએ પહેલી થઈ જાય છે, એટલે ખાઈ લઉં, એમાંનો આ ખાઈ ગયા। એટલે ભાષકનો તો સ્વભાવ છે કે ભાષામાં પોતાની સરળતા માટે શબ્દોનું આવું સરળીકરણ કરે। એટલે તમે કહો છો એવી ઠેરાવ વાળી, હવે ઉર્દુ પણ તમે જુઓ ને, આવી શાયરાના જબાન છે, કેવા ઠેરાવથી બોલાતી જબાન। એમાં પણ તમે હવે હિન્દી ફિલ્મોમાં જે એક જમાનામાં એ જે મુસ્લિમ કલ્ચરનો, મુગલોનો શાન और शौकत, अब पूरी मुगल आजम आप सुनो तो पोएट्री इटसेल्फ, या फिर हीर रांझा सुनो, पूरी कविता में ही पूरी फिल्म चले जी। अब प्रयोग नहीं चल सकता, अब तो बम्बैया हिंदी। अब वो जो हिंदी बोलते हैं वो तो हिंदी भाषी भी समझ के कहाँ जाएगी क्या बोल रहे हैं, पर वो चल रहा है क्योंकि सबको वो अच्छा लगता है। पर तो मैंने भी, अब मैं भी ये समझ गया मयंक भाई, और मैं, मेरा एक सब्जेक्ट भाषा विज्ञान भी, मैं पढ़ा हूँ लिंग्विस्टिक्स, इसलिए हम लोग ये सीखे हैं कि वक्त के साथ भाषा में बदलाव आएगा। भाषा के जीवंत होने का प्रमाण यही है, बिल्कुल हम सब बातें करते हैं वो साहित्य की भाषा की, और सही में जो जबान जिंदा होनी चाहिए और जिंदा रहेगी वो अपनी बोलचाल की, ये अपने आपस में बातचीत की भाषा, जी जी, वो बदलती जाएगी। तुषार भाई, आपने गजल का जिक्र किया अभी, थोड़ा डाइग्रेस हो रहा हूँ मैं, थोड़ा रास्ता थोड़ा बदल रहा हूँ, छोटी सी गली में जा रहा हूँ। मेरे ख्याल में अगर उर्दू या हिंदी के बाद गजल कहीं खिली है कोई भी दूसरी भाषा में, तो गुजराती जैसी कहीं भी नहीं खिली है। आपको क्यों लगता है कि ऐसा है, इसकी वजह क्या है? गुजराती उर्दू के बोलने वालों के बहुत पास रही है,
हमारे यहाँ अहमदाबाद में बहुत सालों तक, पहले ये इसका ऐसी झंझट नहीं थी, ये हिंदू मुस्लिम ये सब कुछ बखेड़ा कुछ नहीं था, सब आपस में प्यार से ही रहते ना, आज भी रहते तो सभी ऐसे ही है, कभी कोई मसला ऐसा खड़ा कर देता है तो अलग बात है। तो शायरी तो दोनों को अच्छी लगी है, हम लोग भी उर्दू मुशायरों में जाके सुनते थे उर्दू के शायरों को, और हमारे गुजराती शायरों को हमारे मुस्लिम श्रोता भी सुनते क्योंकि उनको भी गुजराती आती थी। तो गुजराती ने इस साहित्य स्वरूप को बहुत आसानी से एब्सॉर्ब कर लिया। इसके रूट्स आप देखो, हिस्टोरिकली देखें ने तो कवि कांत की एक रचना है चंदा ने, चांद को संबोधित करते, कहते हैं कि उसमें गजल की शुरुआत का कुछ रंग आपको मिलेगा, और फिर तो बढ़ते बढ़ते फिर तो गुजराती जूनी रंगभूमि, द ओल्ड थिएटर ऑफ गुजरात, उसके राइटर्स भी ऐसे आए, उन्होंने भी उर्दू में जो बातें कही थी, फिर गजलें में भी उसमें गजल भी आई, तो गुजराती कवियों ने भी उसको हमारे नाटकों में भी लाना शुरू कर दिया। तो गुजराती में गजल का आना, और फिर तो ये जो हमारे पास बालाशंकर कंथारिया आए, अने गुजारे जे शिरे तारे जगत नो नाथ ते सहजे, गण्यू जे प्यारू प्यारा है अति प्यारू गणी लेजे। तो ऐसी थॉट प्रोवोकिंग उर्दू में गजल का मजा क्या है साहब, कि वो दो लाइनों का, दो मिसरा, उसके एक शेर बनता है, तो उसमें एक थॉट आ जाता है, फिर दूसरे में बिल्कुल दूसरी बात कही जा सकती है। गीत का क्या है कि मुखड़े से लेके तीनों अंतरे, दोनों अंतरे तक एक ही बात को चलाना पड़ता है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट फॉर्म है। गजल का क्या है कि एक शेर में आपने एक बात कही, वो अगर आपके श्रोता के समझ में नहीं आई कोई बात नहीं, वो दूसरे शेर में शायद कनेक्ट हो जाए। तो वो दो पंक्ति का जादू वो गुजराती में बालाशंकर कंथारिया लाए, कलापी ले आए, कलापी ने तो उसको कहां से कहां पहुंचा दिया। आप हमें फिर भी उनकी रचनाएं आप पढ़ो तो ऐसा लगे कि उर्दू की भरमार उसमें थे शब्दों की, उसका असर बहुत ज्यादा था, क्योंकि उस्तादों के पास वो बैठते थे तो नेचुरली वो रंग तो आएगा ही। पर फिर ये हमारे आए मरीज ने, शून्य, सईफ, बेफाम, गनी साहब, घायल साहब, वहां गुजराती गजल ने जो छू लिया आसमान। और फिर ये इस काव्य स्वरूप का फायदा ये हुआ कि ऐसे बेहतरीन शायर मिले, और फिर नई कविता में आप पहुंचो और फिर आपको मनोज खंडेरिया जैसा शायर मिले, ऐसा लगे कि ये तो उर्दू की गजल को भी पार कर गया। जी जी। और फिर अब के ये लड़के जो काम कर रहे हैं, और फिर हमारे यहाँ अभी राजेश व्यास मिस्किन जैसे शायर हैं, दो पंक्ति में कमाल कहते हैं, तारू कशू न होय तो छोड़ी बताओ तू, न तारू बधू होय तो छोड़ी रहा तू। अब ऐसा लगे कि यार क्या बात है, ये तो किसी भी जबान में खूबसूरती जिसमें हो शेर की वो संभलेगी और लोगों के गले उतरेगी और लोग उसे अपनाएंगे। जबानों का झगड़ा कविता में नहीं चलता। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तुषार भाई, आपने इतने सारे गीत और इतनी सारी कविता लिखी, मेरे ख्याल में आप छंद पे यू आर नोन एज द प्योरेस्ट व्हेन इट कम्स टू छंद। मीट्रिक जो उसका जो स्ट्रक्चर है कविता का, उस पे आपकी पकड़ बड़ी जबरदस्त रही है। तो ऐसे जमाने में हम जब जी रहे हैं कि लोगों को प्योरिटी इज नॉट सच अ बिग डील फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इन लैंग्वेज, how do you manage to continue to focus on the structure which is, as we all know, छंद? तो जरा उसके बारे में कुछ बताएं हमारे ऑडियंस को। अब मैं एक ये स्पष्टता कर दूं कि मैं छंदों को पढ़ा जरूर, पर फिर उसमें काम इसलिए नहीं किया जाता कि छंद में लिखना इतना आसान नहीं है, और छंद अपने आप में एक बंधन है। आपको जो बात लिखनी है उस थॉट को फिर आपने तय कर लिया कि मैं ये अनुष्टुप में कह रहा हूं या फिर ये मंदाक्रांता में कह रहा हूं, तो उसका जो मीटर है, उसका जो नाप है, उस नाप के हिसाब से आपके थॉट को सीमित करना या उसको लंबा करना आपको वो आवश्यक हो जाएगा। मुझे हमेशा से अच्छा लगा है गीत का स्वरूप, अच्छा। जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट, और प्रास अनुप्रास। तो गीत, मैंने ज्यादा गीत लिखे क्योंकि एक तो हुआ क्या कि मेरा इंट्रोडक्शन रेडियो से हुआ, इसलिए क्या कि स्वरबद्ध किया हुआ, कंपोज किया हुआ गीत
जो कि गाया जाता हो। तो मेरे गीतों को भी मैंने इस तरह से रूप दिया कि ऐसे गीत लिखूं कि जो कि ट्यून किए जाएं और गाए जाएं। मैं अपने सुनने वालों को बताना चाहूंगा कि मजा ये है कि मेरे गीत गाए पहले गए और छपे हैं बाद में। अच्छा। तो छपाए तो फिर किताबों को तो इसलिए मैंने फिर बाद में उसका कंपाइलेशन किया कि कभी कभी गाने वाले को सही टेक्स्ट नहीं मिलती तो गलत शब्द गा लेते थे। तो मुझे लगा कि यार इससे अच्छा है कि उनके पास सही शब्दों के साथ गीत पहुंचे तो आसान है। तो पर गीत का स्वरूप अभी हमारे यहाँ गुजराती में बहुत ही अच्छी तरह से नए लड़के लड़कियां भी लिखते हैं। बहुत प्रयोग भी होता है, लंबा मीटर, छोटा मीटर। जिस तरह गजल में इतने सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, ऐसे गीत में भी होते हैं। गीत में भी अगेय गीत भी होते हैं कि हो गीत पर गाए न सजाए, पढ़ने के लिए हो जो गाने के लिए ना हो। तो ये भी एक विशेषता है, वरना तो गीत का मतलब उसकी गेयता, उसका प्रधान लक्षण है कि आपको वो गाना आसान हो जाए, वो मेलोडी उसमें हो मौसीकी के साथ, जैसे गजल का एक लक्षण है। तो पर अब तो ये भी है कि ऐसे ऐसे गीत भी आए कि जो गाए न जाए पर पढ़ने में अच्छा हो। जी। तो मैंने गीत लिखे और ज्यादातर तो इस हिसाब से ही लिखे कि गाए जाए, क्योंकि मैंने जैसे कहा मेरा इंट्रोडक्शन ही संगीत के साथ इस क्षेत्र में हुआ है। और मेहरबानी मालिक की रही है कि मैं गुजराती के सबसे बड़े संगीतकार से लेके बिल्कुल अब के नए बच्चों के साथ काम करना, उसका मौका मुझे मिला है। उन्होंने मेरे गीत स्वरबद्ध किए हैं, गाए हैं। मेरी रचनाएं शिमु दिवेटिया, दिलीप धोड़किया, गौरांग व्यास, अब पुरुषोत्तम भाई के साथ भी ऐसा ही रिश्ता रहा, आशित देसाई। तो और फिर हमारे सौमिल शामल के साथ मैंने नई कविता को जो कुछ मैंने लिखा उन्होंने स्वरबद्ध किया। फिर नैनेश जानी, कितने सुली कापड़िया, नाम दो इतने, ये जो नई पीढ़ी के भी जो लड़के लड़कियां हैं। तो मेरे गीत कंपोज करके उन्होंने गाए। मैंने सिनेमा के लिए लिखा, रेडियो के लिए लिखा, टेलीविजन के लिए गाने लिखे। पर अविनाश व्यास, उनसे मेरा परिचय हुआ क्योंकि मैं उनका एक ग्रुप था श्रुति, उसकी सुगम संगीत की रचनाएं, वो लोग कोरल सिंगिंग भी करते थे। उस प्रोग्राम का लाइव शो में कंपेयर करता था। अविनाश भाई का प्यार आशीर्वाद रहा और मैंने देखा कि आज भी इतने सालों से, अब तो 4-4.5 दशक हो गए मुझे इस क्षेत्र में, तो जब कभी संगीत, गुजराती संगीत का प्रोग्राम होता है और जब प्रोग्राम थोड़ा डल होने लगता है, अविनाश व्यास का गीत अगर गाया जाए तो ऑडियंस को फिर से पकड़ लेता है। अच्छा। तो वो ताकत अविनाश भाई की रचनाओं में है। तो मैंने उनकी रचनाओं को बहुत नजदीक से देखा, पढ़ा, उनके प्रोग्राम किए, तब पता चला कि यार गीत लिखे तो ऐसा लिखे कि जो कि आसानी से समझ में आए। अविनाश भाई ने गीत की बहुत अच्छी व्याख्या की है। उसमें गुजराती में जिसे आप, इंग्लिश में आप कहेंगे जिसे लाइट म्यूजिक, गुजराती में उसे कहते हैं सुगम संगीत। तो सुगम शब्द हो, सुगम स्वर हो और सुगम विचार हो। विचार भी गीत में सुगम होना चाहिए, क्योंकि पूरा गाना 3.5-4 मिनट में अगर एक आर्टिस्ट आपके सामने गा लेता है और आप अगर श्रोता के रूप में सुनते हैं, तो वो शब्द, वो स्वर और गीत का वो विचार तीनों आपके तक पहुंच जाए और 3.5-4 मिनट में उसका जो केमिस्ट्री है वो ऐसा बने कि आपके मुंह से वाह निकल जाए। अब इसमें किसी भी स्तर पे वो अगर कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा भी कॉम्प्लेक्स है, संकुल है, तो समझने में मुश्किल होगी। तो मैंने अपने सरल रखे हैं। और मैं हमेशा, हमारे बहुत सारे कवि दोस्त पसंद नहीं करते, पर मैं कहता हूँ कि भैया जो कनेक्ट हो वो कविता। बिल्कुल बिल्कुल, इतना व्याख्या के साथ मैंने अपना जो कुछ किया है। आपने कनेक्ट होने की बात कही है। अभी मैं इस साक्षात्कार के लिए थोड़ा आप पे पढ़ रहा था, तो उसमें एक बात सामने, आपकी जो किताब है बरसात पे, बारिश आपके लिए बड़ी खूबी की बात रही है। तो आपने एक लाइन है उसमें, मैं पहले गुजराती में कहूंगा और फिर थोड़ा मेरी ओर से ट्रांसलेट करूंगा अंग्रेजी में। I was quite struck by that line. It says, आंखों में बैठेला चातक कहे छे, मारू चौमासु क्यांक आसपास छे. Essentially, you're saying the cuckoo in my eyes senses that my rains are on the horizon.
It's a wonderful line. Why don't we talk a bit about आपका जो फोकस रहा है बारिश पे, क्यों बारिश, आपको बारिश इतनी क्यों पसंद है? पूरी किताब हो गई, और शायद तो अब तो ऐसा भी होगा कि दूसरा भी हो सकता है, एक उसका पार्ट 2। इतनी बारिश पे कविताएं मैंने अभी भी लिखी हैं। अब ये मौसम भी है, और इसमें करीब करीब दूसरे तीसरे दिन एक रचना तो बारिश के गीतों का माहौल अंदर बन जाता है, फिर सामने आ ही जाता है। ये जो आपने गीत कहा, आंखों में बैठेला चातक कहे छे मारू ચોમાસું ક્યાંક આસપાસ છે, ગાલો પર લજ્જાની લાલી ફૂટ્યાનું કોઈ કારણ પૂછે તો કહું ખાસ છે। वाह, देयर इज अ यंग गर्ल, वो टीनेजर है, उसके अंदर पहले प्यार की वो पहली अनुभूति, उसकी एक कशिश शुरू हो गई है। पर नेचुरली हमारे यहाँ तो लोग पूछना भी चाहेंगे, वो चेहरा जो ग्लो कर रहा है, कोई पूछेगा भी कि भाई क्यों आजकल ऐसा, कोई मेकअप बिना मेकअप के भी ऐसा ग्लो क्यों? फिर वो कहती है कि मैं कहूंगा कि इसका रीजन कोई वेरी स्पेशल, वेरी पर्सनल। पर ये जो कविता है, बहुत सारे बच्चे गाते हैं, बहुत मजा आता है, मैं जब भी सुनता हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा ट्यून हुआ। अब कभी कभी क्या होता है, ये भाषा के ऊपर फिर भी आ जाऊंगा, कि शब्दों के बारे में पता नहीं होता है सिंगर को भी और श्रोता को भी। अब ये आंखों में बैठेला चातक, चातक इज अ बर्ड, इट्स अ स्पीसीज। तो वो बर्ड की एक ऐसी जात है जिसके लिए पोएट्स ऐसा मानते हैं, एक पोएटिक इमेजिनेशन है कि ये अपनी 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 तृषा को, उसके बारे में वो फिर भी उसकी क्वालिटी ऐसी मेंटेन करता है कि जब आसमान से बारिश की बूंदें गिरेगी, वो डायरेक्टली उसे अपनी चोंच में लेके अपनी प्यास बुझाएगा। The bird will never compromise about the quality of water. वो प्यार के बारे में भी जो कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। तो ऐसा वो जो आंखों में बैठा हुआ जो पंछी है चातक, उसको ऐसा लगता है कि हाँ, वो जिसकी मैं राह देखती हूँ, वो कहीं आसपास है जी। अब हुआ क्या कि अमेरिका में जब एक बार पहली बार ये गाना गा रहे थे, किसी ने मुझे ट्रांसलेशन जैसे आपने कर दिया, पर किसी ने मुझे भी पूछा। अब मेरा अंग्रेजी मुश्किल से, मैंने कहा बेटा मैं करूंगा तो बाकी का भी समझ में नहीं आएगा, पर मैंने कहा ये चातक है ना, उसका इंग्लिश नहीं हो सकता। तो बोले क्यों इंग्लिश चातक का नहीं हो सकता? फिर मैंने उसे बात पता है कि चातक हमारी कल्पना में ऐसा बर्ड है कि जो वेट करता है, लॉन्गिंग है, वो जो उसकी आदत है, प्रतीक्षा में रत है। अब मैंने बोला आपके यहाँ इतनी लंबी प्रतीक्षा की आदत ही नहीं है, तो ये चातक आपकी समझ में नहीं आएगा। अब तो भैया सब जगह ऐसा हो गया, अब वेटिंग का वो मजा ही गया। अब तो ये मोबाइल, घर से बाहर निकले, नुक्कड़ तक पहुंचे, तब तक फोन आ जाता है, क्या खाओगे, तो अब ये कब आओगे। तो वो जो झूरना था, वो जो राह देखना था, वो चला गया। अब तो एक ही ताले की 3-4 चाबियां हो जाती है। हमारे पास भी है, के पास भी है, बच्चे बेटे के पास। हमारे यहाँ तो वो जो घर के अंदर काम करने वाला आता है ना, उसको भी एक दे के रखनी पड़ती है कि कहीं सब घर के बाहर है, वो भी आके खोल के अपना साफ सूफ करके चला जाएगा। तो वो जो बंद दरवाजे के बाहर अब जो ताला लगा हुआ है, जो पहले पहुंच गया है वो वेट करेगा दूसरे के आने की, और फिर वो जो दूसरा है वो सॉरी करके फिर चाबी से ताला खोलेगा, और दोनों थोड़ा मुंह बना के, थोड़ा चिरा के, थोड़ा प्यार करके अंदर जाएंगे। वो मजा ही गया। अब वो चातक कहाँ से लाऊं, तो चातक से कैसे? अब सोचिए, जो कवि ये चातक के बारे में लिखते हैं, वही कवि ये भी लिखते हैं। मैं एक और लाइन सुनाना चाहूंगा हमारे दर्शकों को कि मारी इच्छा ना खेतर में चाड़ियानी जेम तमे उभा। The idea that in the field of my desires, you standing like a scarecrow, it's way of looking at poetry. उनके बारे में कुछ बताइए मुझे। I was again very taken up by this, मारी इच्छा ना खेतर में चाड़ियानी जेम तमे उभा।
उभा ते उभा शू कामनु। जी। मयंक भाई, अभी लास्ट में मैं जब आया अमेरिका, तो मैं और काजल ओझा वही थे। तो हमारी टूर का मतलब यही था कि हम लोग एक लेक्चर सीरीज कर रहे थे, जिसमें रिलेशनशिप के बारे में हम बात करते हैं। मैं अक्सर अब संगीत के प्रोग्राम कंपेयर करने से ज्यादा अभी इस तरह के इश्यू के ऊपर बात करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि सोसाइटी इज पासिंग थ्रू क्राइसिस ऑफ रिलेशनशिप, एंड दैट टू बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन। दो आपस में पास पास साथ साथ रहना चाहिए, वो लोग आपस में बात नहीं करते इसलिए बात बिगड़ती है। तो ये यहाँ भी शुरू हो गया है। अब गुजरात में भी आप देखो, इतनी छोटी छोटी बातों में झगड़ा और फिर बाद में डिवोर्स। मैं कभी कभी प्यार से हंस के कहता हूँ, पर कि किसी की शादी में जाके हम लोग वो अपना कवर देख के घर पे आए हो, अब हम ये सोचेंगे कि उनके बातें करेंगे, उसके यहाँ ये खाना था नहीं, ये अच्छा था। वहां उन लोगों में तभी कुछ ऐसा डिस्प्यूट पड़ गया है कि दोनों मिलके वो दोनों एक दूसरे के पास से खादा खोरा की क्या मांगेंगे, उसके बारे में चर्चा करते होंगे। तो अब रिश्तों को निभाना, मेरे गीत में है कि संगा थे सुख शोधिए, रचिए एक हुफाड़ो माड़ो। अगर आपने पंछियों को माला ये घोंसला बनाते हुए देखा हो तो आपको पता चले कि चिड़िया मतलब मेल फीमेल दोनों उड़ के उसके लिए जो चीजें इकट्ठा करते हैं, वो सब साथ में ले आके फिर आपस में मिलके वो एक घोंसला तैयार करते हैं। अब उनके घोंसले में दोनों की पसंद के, दोनों ने जिसे अप्रूव किया हो, ओके किया हो, ऐसी चीजें हैं, तब जाके वो उनका घोंसला बना है। और अगर जिसके घोंसले में दोनों की रजामंदी के बारे में सोचा गया हो, वहां इश्यू नहीं होते। हमारे घोंसलों में यही होता है कि एक आदमी कहता है कि यही होगा, दीवार के ऊपर ऑफ वाइट कलर होगा, अब एक कहता है कि नहीं व्हाइट होगा। अब दोनों वो अनपढ़ गंवार रंग दीवार को रंग करने वाले के सामने आपस में झगड़ा कर लेते हैं, पढ़े लिखे मियाँ बीवी, व्हाइट और ऑफ व्हाइट के बारे में। अरे जो रंगों के बारे में सहमत नहीं है, वो जीवन के उमंगों के बारे में क्या समझेंगे। तो मेरा अब कविताओं का रुख भी यही हो गया है कि मैं जो लिखता हूँ उसमें बहुत सारी रचनाएं अब ऐसे रिश्तों के बारे में, रिश्तों के इश्यूज के बारे में। ये इच्छा ना खेतर में, अगर आप किसी के साथ जीना चाहते हो और उसके साथी बनने की जगह आप उसके ऊपर एक स्पाई की तरह वॉचफुल आई रखेंगे कंटिन्यूअसली, तो कैसे रह पाओगे। ये जो स्केयरक्रो है वो कहने को तो खेत में रहता है, किसान से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा वो लगा ही हुआ है, 24 घंटे खेत के अंदर खड़ा है वो। अब देखने जाओ तो किसी की टुगेदरनेस की इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है। वो बेचारा कहीं नहीं जा रहा, तो उसको तो खेत को समझ में आ जाना चाहिए कि यार ये तो मुझे बहुत प्यार करता है। यार स्केयरक्रो को भी पता चल जाना चाहिए कि खेत क्या चाहता है, पर वो समझ नहीं पाया स्केयरक्रो। खेत तो चाहता है कि एक पंछी आए उड़ के और एक छोटा सा दाना चुगे और चुग के चला जाए, और स्केयरक्रो उसे ही डराने के चक्कर में पड़ा है। जिसे वो खेत तो चाहता है और ये कहता है नहीं नहीं आना है। अरे यार वो एक दाना ले जाने वाला है, पूरा खेत नहीं ले जाने वाला। कभी जिंदगी में आपके साथ जिसका रिश्ता है, जिसके साथ आप रह रहे हो, उसका कहीं 19-20 कोई एक प्यारा उनकी पसंद हो तो उसको लेके इतने टेंशन में क्यों आ जाते हो, इश्यू क्यों बना लेते हो। स्केयरक्रो क्यों नहीं समझ पाया इस बात को, क्योंकि वो खेतर में था, खेतर का नहीं हो सका। खेतर का मतलब आपको खेत में अपने रूट्स डालने चाहिए थे। He was just standing there. Right. वो उसका रूट्स नहीं है खेत की जमीन में। अगर रूट होते तो जमीन के थ्रू वो समझ जाएगा कि खेत एक्चुअली क्या चाहता है। रिश्ते में भी ये स्केयरक्रो बनना छोड़ दो। टुगेदरनेस का मतलब ये नहीं कि 24 घंटे हर एक बात में तुमसे कुछ पूछा जाए या तुम्हारी प्रेजेंस हर एक बात पे आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए। कुछ लोग ऑफिस में काम करते हैं, मैंने देखे हैं, टेलीफोन आए और बात करें तो सामने वो जो रफ पैड रहता है उसमें अपनी ही साइन इतनी जोर जोर से बातों करते हुए, आप उसके फोन के बाद अगर वो पहला पत्ता निकाल दें, पिछले 5 पत्ते तक उसकी प्रिंट नजर आएगी।
आदमी को अपने हस्ताक्षरों को इतने जोर जुलम से किसी के दिलो दिमाग पे करने की ऐसी आदत हो गई है जिससे रिश्तों को बहुत परेशान कर दिया। जी, आपने मुझे जबरदस्त सेगवे दिया। आपकी व्याख्यान वाला मैंने सुनी कुछ, उसमें एक आपने जैसे अभी बताया आप रिलेशनशिप के बारे में, खासकर प्रसन्न दाम्पत्य के बारे में आपने बात की है। वहां आपने एक इट्स बोथ हिलेरियस एंड सीरियस व्हेन यू मेक दैट पॉइंट। जो कहते हैं आपकी आजकल जो पंडित जो हैं, जो शादी करवाते हैं, उनका जो है इकोनॉमिक प्रोग्रेशन है वो साइकिल से मोपेड तक गया है, और जो डिवोर्स लॉयर है वो गाड़ी में घूम रहे हैं। तो ये इस तरह की समाज की व्यवस्था हमने कर दी है। कुछ उसके हक में बताइए, क्योंकि ये व्याख्यान वाला काफी आपकी पॉपुलर हो गई। नहीं, ये बात आई भी कैसे, ये भी बताऊं कि मैं ये जो अमेरिका में लॉन्ग ड्राइव पे रोड पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट एज एन आर्टिस्ट प्रोग्राम में कभी कभी जाते थे, तो मैंने देखा कि रास्ते पे ये लॉयर्स के बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स, और उसमें ये 100% डिवोर्स दिलाएंगे, वो गारंटी दे रहे हैं, ऐसा पोस्टर। अब डॉक्टर और लॉयर इनको एडवर्टाइज नहीं करना चाहिए एथिकली, पर ये जो लगा हुआ है दैट टू, वो ऐसा नहीं कह रहा है कि आपके रिश्ते में कोई परेशानी है तो आप मुझे संपर्क करिए, मैं आप दोनों को बिठा के बात करके मैटर को सुलझाने में आपकी मदद करूंगा। ये कहता है 100% आपको डिवोर्स दिला दूंगा, आप आ जाइए। वहां से ये बात आई कि यार क्या करना चाहिए, सोसाइटी को किस चीज की जरूरत है। वो जो बंदा शादी कराने आता है, वो गौर महाराज बेचारा सीधा साधा ब्राह्मण, वो एक जमाने में साइकिल पे आता था, वो आज हमारे यहाँ पहुंच पहुंच के स्कूटर तक पहुंचा है, वो शादी कराने बैठता है। और कितनी कितनी पवित्र बात उसके जिम्मे कि वो जमीन पे जो कि ऊपर बनाया हुआ रिश्ता है, उसे नीचे वो सिग्नेचर कह के दे के कहता है कि अभी आप दोनों मियाँ बीवी खुश रहो। अब वो संस्कृत में श्लोक बोल के शादी करा रहा है। अब हमें तो उसमें भी इंटरेस्ट नहीं है। अब तो यहाँ भी शुरू हो गया कि शादी जितने जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, सबको जल्दी है। अब वो ओरिजिनल संस्कृत जिसमें ये शादी का पूरा रस्म है, उसकी जो प्रतिज्ञाएं हैं, उसका जो पूरी उसके अंदर के बात को जिस तरह से अगर वो समझा के अगर आपको शादी कराएं तो रिश्ता वो टाइम ड्यूरेशन लंबा हो जाए। पर इफ यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट बाय हार्ट, तो शायद ऐसा हो कि आप बीच में उसे रोक के कहें कि यार आई एम स्टिल नॉट रेडी एज पर दिस, क्योंकि वो ऐसे एक्सपेक्टेशंस हैं, वो आपको ऐसी प्रतिज्ञाएं मांगता है शादी के अंदर कि वो रिश्ता कैसे निभाना है मियाँ बीवी को। हम लोग ये सुनना ही नहीं चाहते, फटाफट शादी करना चाहते हैं, क्योंकि उसके बाद के रिसेप्शन में कौन आएगा ने, कौन बड़ा आदमी आया ने, कौन गेस्ट आया ने, कौन स्टार आया ने, वो तस्वीर निकालवाने में उसमें ही हमारा ध्यान जी। तो एक जमीन का प्लॉट खरीदने के लिए हम इतनी जगह से चेक करते हैं टाइटल क्लियर है कि नहीं, कोई बाद में क्लेम नहीं आएगा, ये वो। और एक रिश्ता, जीवन भर का रिश्ता, उसके बारे में एक आदमी आपको समझा के कह रहा है कि ये क्या है, उसके लिए आपके पास समय नहीं। अब वो रिश्ते कैसे चलेंगे? अब वो टूटेंगे ही, और टूटे तो वो वकील साहब तैयार ही है, 100% दिलवा दूंगा भैया, चिंता ही मत करो, इतना पैसा आपको मिल ही जाएगा जी। तो पूरा एक एज अ पोएट मैंने ये भी देखा है कि इतना घूमना हुआ है देश दुनिया में, लोगों के घरों में होस्ट के साथ रहना, हर एक जगह कोई अपना भाषण तो नहीं करते पर सुनते तो हैं, आंख कान तो खुले हैं, तो पता चल जाता है कि रिश्ते में वो बात तो शायद नहीं है इनके यहाँ, ये हमें कुछ दिखा रहे हैं पर वो बात नहीं है। अब वो बात बार बार में डार्लिंग डार्लिंग के जानू जानू करने से कुछ बनता नहीं है, वो जबान नहीं बात है, वो लव यू वो एक ये तो हमारे यहाँ पान के दुकान पे पान खा के नहीं यूं कर दिए नहीं जैसी बात है लव यू। अगर एक कभी कभी कहता हूं कि आई लव यू, ये केवल स्टेटमेंट नहीं है, ये मंत्र वाक्य है। अगर पूरे दिल से बोलना हो तो इसके लिए जीवन शायद कम पड़े, क्योंकि इसका अंग्रेजी कंस्ट्रक्शन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उसका ये जो आई है वो कैपिटल है, वो पहला है,
इसको जो जो आदमी बोल रहा है, किसी को कह रहा है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं, उसका भी मैं तो पहला ही है। और वो यू जिसे वो जिसके ऊपर वो न्योछावरी है उसकी है, वो पूरे वाक्य में आखिर में आता है। जी अब ये बीच बेचारा लव है, वो सेतु है, वो आई और यू को जोड़ के रखता है, तो वो ही जीवन का हेतु है। तो अगर आई लव यू भी बोलना हो तो बहुत कमिटमेंट मांगता है भैया अंदर से। हम तो अब सिनेमा में छोटा करके इलू इलू कर देते हैं, और ये बोलने जैसा आसान, जीने जैसा वो अलग ही बात है। तो मैं ये देखते देखते मैंने अब शुरू किया कि भैया कविता भी इसके बारे में करो, ताकि कुछ बातें जिंदगी से जुड़ी हुई भी हो। केवल आसमान के फूल पंछी, इनकी बारिश, इनकी बातें करो, इससे अच्छा है थोड़ा जिंदगी की सच्चाइयों के बारे में भी कहो। कड़वापन ना लगे, पर जाते जाते मियाँ बीवी प्रोग्राम में से जब जाए, तब पार्किंग लॉट में जाते जाते दोनों आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ के चले, बस इतना हो जाए। To conclude, we are pretty much coming to the conclusion of this interaction. I have quick 4 questions which I've been fascinated by as someone who's interested in world languages. So let me begin with this one. Which language do you wake up in? Which language do you wake up in? When you wake up in the morning, आपकी दिमाग में कौन सी भाषा? गुजराती, बिल्कुल। सुर है जो वो पहले ही नेचुरली बीवी कहेगी तो गुजराती में कहेगी, सीधा ही कहती है क्या सूदी सुई रहवाना जो उठो सवार पड़ी। Okay, which language do you dream in? हाँ, भाषा का कोई बंधन नहीं। Okay. ख्वाबों की अपनी भाषा दूसरी है। जी, आप किस जबान में आपको गुस्सा आता है या गाली देते हैं? गाली मतलब आप नहीं देते, मैं जानता हूं, लेकिन गुजराती में Okay. गुजराती इस जबान को इतनी खूबसूरती से इसका उपयोग कर सकता हूँ, और मेरे क्रोध को भी अभिव्यक्त कर सकता हूँ इसमें, जिसमें मैं अपने प्यार को करता हूँ। Okay. And which language do you fall in love with? गुजराती। अच्छा। 100% गुजराती हूँ। अच्छा। इसमें इस जन्म में भी हूँ, और चाहूंगा कि मालिक आने वाले समय में भी मौका दे तो इसी जबान के साथ दे, क्योंकि इतना प्यार करता हूं मैं इस जबान को। मुझे लगा है कि इसमें मैं अपने आप को बहुत कंफर्टेबल महसूस करता हूं, मैं इसमें एक्सप्रेस हो सकता हूं, मैं अपनी बात बता सकता हूं। और हिंदी का फायदा तो साथ में है ही है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट में ऑफिसर रहा, फाइलों के ऊपर हमारे यहाँ भी राष्ट्रभाषा है, तो एक कानून भी है कि 100% उसमें लिखना भी चाहिए आपको, तो नोटिंग वगैरह की भाषा हिंदी रहती है, तो मीटिंगों में भी हिंदी में सुनना बोलना पड़ता है। आजकल आप हमारे नरेंद्र भाई को भी सुनते हैं, आपको भी पता चलेगा भारत के प्रधानमंत्री के रूप में है हमारे गुजरात के, कितना शानदार हिंदी में बात कर लेते हैं। तो हिंदी वो, और सिनेमा ने हिंदी हमारे तक पहुंचा दिया गीतों के रूप में। फिर तो गुलजार साहब और जावेद साहब और मीरा फाजली साहब और हसरत और शैलेंद्र और क्या क्या। जी, and to absolutely conclude, which is nothing to do with the theme of what we were talking about, आपने एक बार जिक्र किया था गुणवंतराय आचार्य की दरियालाल का, एक इंटरव्यू में सुन रहा था। That happens to be my lifelong favorite Gujarati novel. I think it's one of the world's great novels. It has not found the kind of respect it should beyond Gujarati. उसके बारे में कुछ बात करेंगे थोड़ा बहुत दरियालाल के बारे में, क्योंकि इतनी जबरदस्त कथा है। मैं यहाँ तक कहूंगा कि ये जो पूरी सीरीज गुणवंतराय आचार्य की है समंदर के बारे में, दरियालाल, सागर सम्राट, क्या जो बाद में इनके तीन हैं, तो उनको अगर इसे अगर नई पीढ़ी तक ले जाना है या प्रदेश में ले जाना है, इससे बहुत ही खूबसूरत इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करके कहे तब पता चलेगा कि गुजरात का क्या कल्चर था। क्योंकि गुजरात के पास इतना बड़ा समंदर का किनारा, और एक जमाने में सबसे ज्यादा ट्रेड समंदर के जरिए होता था, और हमारे यहाँ के ये जो नाविक खलासी
शिप के साथ हमारा रिश्ता रहा है, हमारे यहाँ शिप बनते हैं, शिप तोड़ते हैं। तो ये जो यहाँ से बिजनेस वगैरह होता था वो अफ्रीका तक गुजराती चले जाते थे, कहाँ कहाँ तक दुनिया भर में ये लोग गए हैं। और इसकी ये पूरी हिस्ट्री, और गुणवंत भाई ने इस तरह से लिखा है कि ये कोई हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट ही केवल बन जाए ड्राई, ऐसा नहीं। वो एक बहुत ही प्यारी, हमें रोमांचित कर सके ऐसी नवलकथा बनी है। यूं तो अभी गुजराती के पास धीरे धीरे सिनेमा लाइन में पैसा आएगा और गुजरात सरकार भी शायद थोड़ा पैसा लगाना भविष्य में तय करे, तो दरियालाल के ऊपर से फिल्म बनानी चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एंड टू कंक्लूड तुषार भाई, जाता जाता તમારી પસંદની કોઈ પણ કવિતા જો નવી જૂની જે કે તમને ગમે ગુજરાતીમાં તમારા લહેજામાં અમને સંભળાવો તો મજા આવશે. મને એમ લાગી છે કે એક કવિતાથી આપણે પૂરું કરીએ કે હમણાં જે જીવન આ કપરો કાળ આપણા બધાને ભાગે આવ્યો છે ત્યાં અને અહીંયા, એના વિશે હું નિયમિત રીતે લખતો રહું છું. અમેરિકા હોય કે પરદેશનું કોઈ પણ સ્થળ હોય, આપણે કોઈના જીવન વિશેની ટીકા નથી કરવી, પણ જે સચ્ચાઈ છે જિંદગીની એની વાત આ એક રચનામાં મારે તમારી સાથે વહેંચવી છે. ત્યાં લોકડાઉન કેવું પાળો ન પાળો તમારી ઈચ્છા છે, આ તો મારી કલ્પનાની વાત છે. ઘરમાં બધા અકળાયા હતા લોકડાઉનના સમાચાર સાંભળીને. આવું તે કઈ હોતું હશે? માણસ ઘરમાં ને ઘરમાં શું કરે? બાને તો 24 કલાક ઓછા પડતા ઘરમાં. એમને યાદ આવ્યા પુત્રવધુના શબ્દો. આ વખતે 2 રજાનો મેળ પડે ને તો કબાટ સરખું કરવું છે. પુત્ર પણ રાહ જોતો હતો એવા જ કોઈ યોગની બુક શેલ્ફ ગોઠવવા. ટ્યુશનથી કંટાળેલી પૌત્રીની ઈચ્છા હતી પડ્યા પડ્યા ટીવી જોવાની, અને પૌત્રને તો કંઈ જ નહીં કરવાનું. ઈશ્વરે જાણી લીધી હશે બધાની ઈચ્છા, તે કહી દીધું તથાસ્તુ, અને જાહેર થયું લોકડાઉન. પડી ગઈ રજા. આજે કેટલા વખતે ધ્યાન ગયું આસપાસ ચહેકતા પંખીઓના અવાજ પર, બારીમાંથી દેખાતા વૃક્ષ પર મહેકતા ફૂલો પર. અરે ત્યારે ખબર પડી કે આ સિઝનમાં જેને જોવા લોંગ ડ્રાઈવ પર જઈએ છીએ એવું જ એક વૃક્ષ તો છે અહીંયા પડોશમાં જ. કેમ આમ થયું હશે? પછી યાદ આવી બારી ઢાંકતા પડદાની પેલી 2 જોડ. બુકશેલ્ફ પરથી મળે છે એક નહીં વાંચેલી ચોપડી. આ ક્યારે લીધેલી યાદ નથી આવતું, પણ આ વખતે સમય છે, વાંચીશ રોકિંગ ચેરમાં ઝૂલતા ઝૂલતા. જોકે વળી વિચાર આવ્યો કે છેલ્લે ક્યારે બેઠા હતા આ રોકિંગ ચેરમાં આરામથી? લાવ્યા હતા ત્યારે કદાચ, પછી તો એ પણ ભૂલી ગઈ ઝૂલવાનું. સાચે જ રોકિંગ ભૂલી ગયેલી ચેર જેવા જ થઈ ગયા છીએ આપણે બધા. આપણને સમય મળ્યો છે ઘરમાં રહેવાનો, ઘરના સાથે રહેવાનો, મનગમતું કરવાનો. વોટ્સએપ ફેમિલી ગ્રુપ જ વાત કરનારાને અઘરું તો પડે આમ સામસામે વાત કરવાનું, નજર માંડીને એકમેકને જોવાનું. મોહરા વગરના ચહેરા કપરા છે જીરવવાનું. લાંબો ચાલ્યો લોકડાઉન. આરંભે જે ગમ્યું એનો હવે કંટાળો આવે છે. પંખીના ટહુકા ટ્રાફિકના અવાજની જગ્યા નથી લઈ શકતા, અને ઝાડને તો ફૂલ ખીલે ને પાંદડા ખરે, એમાં શું જોવાનું? ડ્રેસરમાં હેંગર પર લટકતા કપડાએ કંટાળ્યા છે. હપ્તા ભરી ભરીને રસપૂર્વક બનાવેલા ઘરના ઘરમાં પણ હવે ગમતું નથી. આ લોકડાઉન પૂરો થાય તો સારું. સૌ નારાજ છે. આખા ઘરમાં એક બા જ રાજી છે, ભર્યું ભર્યું ઘર જોઈને. સવારના મૂંગા મૂંગા કોઈને આડા ન આવી જાય એની બીકે સતત ઠાકોરજી સામે બેસી રહેતા બા. સૌ જાય પછી જ બહાર નીકળતા બા. હમણાં ખુશ છે. બા સ્વીટ ગાય છે એવું પૌત્રીએ કહ્યું છે. બાનું સ્ટોરી ટેલિંગ પૌત્રને ગમવા માંડ્યું છે. બાની સુખડી હવે પુત્રવધુને ભાવે છે. પુત્રને પણ વતનમાં બીતેલું બાળપણ બાની વાતોમાં યાદ આવે છે. ઘરના સૌને માટે લોકડાઉન થયું છે, બા માટે લોકડાઉન ખુલ્યું છે. ઠાકોરજી સાંભળે તો આખા ઘરનું સાંભળે ને.
વાહ બહુ સરસ બહુ મજા આવી તુષારભાઈ I am grateful for your time. Maybe someday we will meet soon, and in the meantime please continue doing what you're doing, and it's wonderful to talk to you. I also enjoyed it. I hope our listeners must have enjoyed it. અરે નહીં કર્યું હોય તો શું ફરક પડે છે આપણને મજા આવી ને Thank you. થોડી તો એરેગન્સ જોઈએ ને જીવનમાં બસ ઉપર તો છે ચાલો આવજો. This is Bharat FM. बजेगा भारत झूमेगा भारत. बजेगा भारत झूमेगा भारत. This is Bharat FM.